मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो रही हूँ एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ। और जैसा आप जानते हैं कि मैं क्लासेस दे रही हूँ जिसमें मैंने सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा पत्र को लाइन वाइज एक क्वेश्चन के रूप में लिया था। जैसे मैंने करवाया था 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आता है बोर्ड में वो किस तरीके से आता है, इस तरह से मैंने बताया था। 16 नंबर पर हमारे पास अन्वय आता है, वो किस तरीके से करना है। आज मैं आपको लेसन की हिंदी लेसन को समझाने जा रही हूँ, पाठ को समझाने जा रही हूँ। और मैंने सबसे पहला पाठ है जो शुचि पर्यावरणम उसको लिया है। शुचि माना पवित्र, पर्यावरण का मतलब पर्यावरण, है ना। तो जो पवित्र पर्यावरण है उसके बारे में ये हमारे पाठ का नाम है। और ये पाठ हमें क्या बताता है और क्या समझाता है उसको हम पढ़ते हैं। एक भूमिका है बच्चों, कवि जो है वो कौन है, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लेखक और कवि में क्या फर्क होता है वो भी मैं बच्चों आपको समझा दूं। जो गद्यांश लिखता है, जो गद्य के रूप में हमारे सामने लिखता है वो लेखक कहलाता है। और जो श्लोकों के रूप में हमारे सामने अपने विचारों को लेकर आता है वो कवि कहलाता है। राइट। तो यहाँ पर श्लोक हैं इसलिए यहाँ पर ये कवि हैं। तो मैं आगे पढ़ती हूँ, भूमिका बताती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो अयं पाठः आधुनिक संस्कृते कवे हरिदत्त शरणम लसल लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मम लतिका इस पाठ से लिया गया है। अत्र कवि, यहाँ पर कवि महानगरों के यंत्रों से महानगर में जो यंत्र है, जो मोटर गाड़ियां चलती है, यंत्रों के अधिक प्रदूषण को फैलाने से चिंतित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे महानगरों से यंत्रों से अधिक प्रवर्धित माना बढ़ रहा है प्रदूषण। जो हमारे जो महानगरों में गाड़ियां चल रही हैं, मोटरें चल रही हैं, उनसे जो पर्यावरण बढ़ रहा है वो चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स कथयति, वह कहते हैं, यदि इदम लोह चक्र शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति। यह लोह चक्र यानी लोहे का पहिया शरीर और मन को शोषित कर रहा है, सुखा रहा है। अस्मात् देव वायुमंडल मलिन भवति, हमारी वायुमंडल भी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो भी मलिन हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जनम वृक्ष समूहम लता कुंज पक्षी कुल कलवरम कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलष्यति। तो कवि जो है महानगर जीवन से बहुत दूर नदी, निर्जन, वन समूह, लता और कुंज, पक्षियों की कलकल आवाज से गूंजते हुए वन प्रदेश के लिए जाने की अभिलाषा करता है। यानी कवि जो है वो बहुत थक गया है इस महानगर में। और वो क्या कह रहे हैं कि ये महानगर में जो ये दौड़ते हुए मोटर गाड़ियां हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर रहे हैं। और यही चिंता कर रहा है और कह रहा है कि क्या कह रहे हैं कि यदि इदम लोह चक्र, यदि यह लोह चक्र हमारे शरीर को और मन को सुखा रहा है, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। तो कवि महानगर से दूर कहाँ जाना चाहते हैं, एक निर्जन वन प्रदेश में जाने की अभिलाषा करते हैं। ये हमारी बच्चों भूमिका है ना। कवि के मन में इस तरीके के विचार आ रहे हैं जिसको उन्होंने श्लोकों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो मैं अब इन श्लोकों के माध्यम से आपसे बात करना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे ये श्लोक जो हैं वो हमारे कोर्स में, ये हमारे कवि की भूमिका थी। ठीक है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालाय सचक्रम मनः शोष्यते तनु पेश्यदा भ्रमति सदा वक्रम।
दुर्दान्तैः दशनैर्मुना स्यान्त्वनेव जनग्रसनम्। शुचि, है ना? ये आपका श्लोक है, राइट? अब इस श्लोक में आपको श्लोक कैसे करना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, वो हमें देखिए, कहीं ऐसा नहीं है जैसे हमारा गद्यांश होता है, कोई एक पैराग्राफ होता है, तो हम लाइन वाइज़ उसको उठाते जाते हैं और उसकी हिंदी बताते जाते हैं। लेकिन हमारा श्लोकों में ऐसा नहीं होता है। कोई शब्द हम यहाँ से उठाते हैं, कुछ यहाँ से उठाते हैं, कुछ यहाँ से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से हम शब्द को उठाते हैं और फिर उसकी हिंदी बनती है। उसी को बच्चों अन्वय कहा जाता है। अब जब तक आप किसी भी श्लोक का अन्वय नहीं सीखेंगे, आप नहीं सीख पाएँगे, आप रटेंगे और मैं आपको रटवाना नहीं चाहती हूँ, राइट? तो सबसे पहले हम अन्वय करना सीखते हैं। अन्वय का मतलब क्या है बच्चों? अन्वय का मतलब है कि हम कौन-सा शब्द पहले और कौन-सा शब्द बाद में उठा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले यहाँ से देखिए मात्र म और यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है? अत्र। तो मैं नंबर्स डाल रही हूँ, नंबर के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा, समझ जाएँगे। आप मेरे साथ धीरे-धीरे करके बात को समझने लगेंगे और फिर उसके बाद आपको हिंदी समझना आसान हो जाएगा, आप रटेंगे नहीं, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया? अत्र, जीवित अत्र, जीवितम, दुर्वहम जातः, दुर्वहम। अब देखिए, इसको मैं आपको यहाँ पर इसके दुर्वहम अत्र, इसको विग्रह करना सिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए विग्रह होगा आपका दुर्वहम और ये अत्र, ये आपके 2 शब्दों से बना है और अत्र को हमने पहले नंबर पे लिया, दूसरे नंबर पे जीवितम और तीसरे नंबर पर दुर्वहम और जातः। प्रकृतिरेव शरणम। देखिए, प्रकृतिरेव में यहाँ पर आपका, और यहाँ पे अगर हम आपको बताएँ तो आपका बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे भी मैं आपको छोटे-छोटे शब्दों के विभक्त करते हुए आपको बताऊँगी। प्रकृति, और मैंने आपको कल जो पिछली क्लास थी उसमें सिखाया था, जब र आता है बीच में 2 शब्दों के बीच में तो उसका मतलब विसर्ग होता है और जमा। अब ये एव है तो प्रकृति रेव, एव, हमारे इस र का क्या बन गए? विसर्ग बन गए और ये एव आ गया, प्रकृति रेव, है ना? तो मैं आपको साथ के साथ ले चलती हूँ। अत्र माना यहाँ जीवन कठिन, जाता माना होता जा रहा है। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, यहाँ होता जा रहा है। प्रकृतिरेव शरणम, और प्रकृति और फिर यहाँ पे आएगा रेव और शरणम। प्रकृति की ही, एव माना ही, शरणम माना शरण है। प्रकृति का ही आसरा है, यहाँ प्रकृति की ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, पवित्र पर्यावरण हो। देखिए, जो शब्द हम पहले उठाएँगे वो नंबर 1 पे, 2 पे लाइन वाइज़ मैं आपको नंबर डालती हुई दिखा रही हूँ। तो यहाँ जीवन कठिन, दुर्वहम का मतलब है कठोर या कठिन, बहुत कठिन। यहाँ जीवन बहुत कठिन, जातः माना होता जा रहा है। प्रकृति की ही शरण है, यानी अब हमें प्रकृति का ही आसरा है। शुचि पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण हो, राइट? नेक्स्ट लाइन, महानगरे मध्ये चलद निष्कालाय चक्रम सचक्रम। तो मध्य, महानगर के, अब देखिए यहाँ हम करते हैं, आपके 9 हो चुके हैं। ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन-कौन से 2 शब्दों से? आपके पास 2 शब्द कौन से हैं? ये है आपका चलत, ये देखिए संधि है यहाँ पे, त का द हो जाता है हमेशा, और जब हम संधि को विग्रह करते हैं तो द से फिर त में परिवर्तित हो जाता है। अब चलत, चलत में हमने हलंत लगा दिया। अब जब बच्चों हमने हलंत लगा दिया तो यहाँ से क्या बचा? तो यहाँ पे आएगा चलत जमा अनिशम, अनिशम, ठीक है? अब ये चलत जमा अनिशम, अब दिन रात, ये अनिशम का मतलब है दिन, 9 हो चुके हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं 10। दिन रात चलत माना चलता हुआ, कालाय सचक्रम, लोहे का चक्र। कालाय सचक्रम का मतलब है लोहे का चक्र, मतलब क्या है? पहिया। हम ऐसे करते हैं, घुमा भी सकते हैं और हम ऐसे भी ले सकते हैं। दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र महानगर के बीच में है, यानी
महानगर में चल रहा है। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, महानगर के बीच में यह लोहे का चक्र दिन रात चल रहा है। तो हम इसको ये आसान तरीका ले लेते हैं। तो आसान तरीके में हम क्या बोलते हैं आपको? सबसे पहले करते हैं महानगर के बीच में, महानगरे मध्ये। तो हमारा 10 नंबर आएगा ये, महानगरे मध्ये लोहे का चक्र। तो लोहे का चक्र 11 पे दिन रात 12 चल रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है? महानगर के बीच, महानगर में लोहे का चक्र अनिशम, अनिशम का मतलब दिन रात चलता है, बना चलता जा रहा है। अब ये लोहे का चक्र जो है यानी मोटर गाड़ियां है ना, मन शोषित है, ये मन को सुखाता है। 14 और ये 15, ये मन को शोषित है, मन को सुखाता है। तनु पेशयत भ्रमति, तनु का मतलब क्या है? तनु माना शरीर, मन मतलब मन और तनु माना शरीर। तनु शरीर को पेशयत पीसता है, यानी कम करता जा रहा है, शरीर पिसता जा रहा है। मन शोषित है, तनु पेशयत भ्रमति, और मन जो है, शरीर जो है पीसता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। सदा वक्रम, और ये पहिया सदैव घूम रहा है, यानी ये हमारे महानगर से जा ही नहीं रहा। सदा वक्रम, मतलब वक्रम का मतलब घूम रहा है, सदा वक्रम घूम रहा है, भ्रमति माना घूम रहा है। अब देखिए, दुर्दांतै दर्शनैर्मुना स्नान नैव्य जन ग्रसनम, है ना। अब देखिए, दुर्दांतै दर्शनैर्मुना, अब मैं जरा इसको विभक्त करके बता रही हूँ। इसके इस शब्द के 3 शब्द हैं, तीनों शब्दों को अलग अलग कर रही हूँ। तो आप देखिए क्या बन रहे हैं बच्चों, ये दुर्दांतै। अब देखिए यहाँ पे र आया है और मैंने आपको सिखाया है इस र के क्या बन जाते हैं? दुर्दांतै दर्शनई। अब दर्शनई नहीं, अब देखिए यहाँ पे फिर र आया है, इस र के विसर्ग बनेंगे, हलंत वाले र के विसर्ग बनेंगे, और यहाँ पर हमारा अ जो है वो इधर चला जाएगा, हमारे पास बनेगा अमुना, अमुना। ठीक है, दुर्दांशई दर्शनई अमुना। ये दुर्दांतई बहुत गलत तरीके से का दर्शनई माना डस रहा है, अमुना माना इसे, किसको? इसे जनग्रसनम, इस मानव के जीवन को, इस मानव का विनाश कर रहा है, बहुत बुरी तरह से इस मानव का विनाश, जनग्रसनम, है ना। तो आप यहाँ चलेंगे, आपके 20 हो गए हैं, और ये 21, 22 और 23, और इसके बाद आ जाएगा जनग्रसनम, है ना, जनग्रसनम 23, और ये आ जाएगा 24। अब देखिए इसको स्नान को जब हम विभक्त करेंगे तो आएगा स्यात्। आपको न को मैंने पहले भी बताया था, जब न होता तो न हो जाता, किसकी जगह न हो जाता? त की जगह, तो आ जाएगा स्यात्। इसमें हमारे पास हलंत नहीं, हलंत है तो कहीं कोई मात्रा नहीं है, तो हमारा स्यात् का स्यात् लगेगा, नैव न, और इसको विभक्त हो जाएगा न जमा एव, ये वृद्धि संधि बन गई यहाँ पे, और न जमा एव ये 3 शब्दों से मिलके बना है, और जनग्रसनम। तो अब आप देखिए, दुर्दांतई माना इस कठोर डसने को, जनग्रसनम माना मानव के जीवन के विनाश को नहीं, नैव न एव नहीं करने देना चाहिए, स्यात् माना चाहिए, है ना, न एव। अब यहाँ पे बनेगा न और एव, है ना, यहाँ बनेगा 25, 26 और 27, राइट। तो कठोर, इस कठोर डसते हुए, क्या डस रहा है? ये महानगर का ये पहिया जो है कठोर डसते हुए, इसको मनुष्य का विना, इसके द्वारा अमुना, अमुना में तृतीया विभक्ति है, अमुना इसमें तृतीया विभक्ति है, कठोर डसने के द्वारा मनुष्य का विनाश नैव नहीं होना, स्यात् माना चाहिए। आपको समझ आ गया होगा बच्चों, मैं समझती हूँ। और आप दुर्वहम अब देखिए, मैंने आपको हर लाइन का अलग अलग तरीके से सिखा दिया है। फिर देख लिए, मैं एक बार अब पूरा आपको हिंदी समझा दे रही हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो बच्चे, समझने का तरीका ये होता है, हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं होती है। तो अब आप देखिए, अत्र यहाँ जीवन कठिन होता जाता माना जा रहा है।
प्रकृति की ही शरण हैं। पर्यावरण शुद्ध हो या शुद्ध पर्यावरण हो, है ना? महानगरे मध्ये, इस महानगर के बीच में, मध्य माने बीच में, लोहे का चक्र दिन रात चल रहा है, जिससे मन शोषित है, मन सूख रहा है, तनः पेश्यतः, तन पसीज रहा है, पिस रहा है, सदा वक्रम भ्रमति, और ये वक्रम माना ये घुमावदार चीज, भ्रमति माना घूम ही घूम रही है, राइट। दुर्दांत ही दर्शनई, अत्यंत कठोर डसने से, इस अत्यंत कठोर डसने से जन ग्रसनम, मानव के विनाश, डसने के द्वारा या कठोर डसने के द्वारा तृतीया विभक्ति है, इसका मतलब द्वारा, कठोर डसने के द्वारा मानव जीवन का विनाश नैव माना नहीं, स्यात् माना होना चाहिए। तो मैंने आपको एक श्लोक समझा दिया। नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं बच्चों। श्लोक समझाने के बाद मैं नेक्स्ट आपको इनके पैराग्राफ्स, इनके पठित पद्यांश भी करवाऊंगी, जो जिस तरीके से हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, हमें श्लोक की हिंदी लिखने के लिए नहीं आती है, लेकिन श्लोक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पठित पद्यांश में, राइट। अगर आपको श्लोक की हिंदी नहीं आएगी तो आप पठित पद्यांश को रटेंगे, और रटने में बहुत गलतियां होती हैं। तो पहले आप हिंदी सीख लीजिए, फिर हम आपको उसका पद्यांश कराना सिखाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट आपके पास श्लोक लेकर आती हूँ। कज्जल मलिनम धूमम मुंजति षट षटकी यानम। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, अन्वय करते हैं। तो षट षटकी यानम माना सैकड़ों, शत माना सैकड़ों, षटकी यानम माना गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां। कज्जल मलिनम, कज्जल माना होता है काजल, मलिनम माना काजल के समान काला, मलिनम माना गंदगी, है ना। काजल के समान धुआं, मलिन होता है गंदा। तो काजल, काजल देखिए गंदा नहीं होता है, काजल को तो हम आंखों में डालते हैं, पर वो जो काजल नहीं है, वो काजल के समान मलिन धुआं है, मलिन धूम मुंजती छू रहा है। सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान गंदे धुएं को, मलिन धुएं को मुंजती छोड़ रही हैं, है ना। और ध्वन, अब देख, वाष्पयान माला, वाष्पयान होता है रेलगाड़ी, ये होता है रेलगाड़ी, है ना। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्यावनम, ध्यावनम माना रेलगाड़ियों की पंक्तियां आवाज करती हुई, संधावती माना दौड़ रही हैं। रेलगाड़ियों की पंक्तियां आवाज, वितरंती आवाज करती हुई या आवाज देती हुई, संधावंती माना दौड़ रही हैं। याना नाम पंक्तियों ही, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे हमें कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, तो हमने नहीं लिखा, यहाँ हमारे पास आ गया है ये याना नाम पंक्तियों, वाहनों की पंक्तियां ही। अब देखिए अनंता, अब यहाँ पे ये क्या बना है, ये बना है हमारा यहाँ पे ही जमा अनंता। अब आप देखिए ये यण संधि है, ई का य हो जाता है ना, वो यहाँ पे ई का य हुआ है, पीछे असमान स्वर आया है, तो इस ई को क्या हो गया, यह हो गया है। और जब हम इसे विग्रह करेंगे तो यह की जगह ई हो जाएगा। तो ही माना होता है निश्चित रूप से। देखिए मैंने यहाँ पर आपको वही फिर से दोहरा दिया नंबर्स, तो जरा मैं इस नंबर्स को और आगे बढ़ा देती हूँ बच्चों। ये 6 और 7 8 10 याना नाम पंक्तियां। अब याना नाम पंक्तियां निश्चित रूप से ही अब देखिए यहाँ पे इससे पहले ये आएगा अनंता, अनंत माना जिसका कोई अंत नहीं है, यहाँ ये आएगा। और यहाँ पर आपका 12 आएगा, 13, एक ही हमारा रह गया है, इस पे चलते ही आएगा याना नाम 14 और 15 और ये 16। देखिए ही माना निश्चित रूप से, अनंत, अनंत माना जिसका कोई अंत नहीं है, निश्चित रूप से अनंत यानों की पंक्तियां, गाड़ियों की पंक्तियां, पंक्तियों के मध्य कठिन संश्रम, कठिन चलना कठिन हो गया है। और इसको भी हम अगर ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलना
कठिन हो गया है। निश्चित रूप से अनंत गाड़ियों की पंक्तियों के मध्य चलना कठिन हो गया है। ठीक है? तो देखिए ये बहुत आसान है, पहले से भी ज़्यादा ये आसान है, फिर भी एक बार मैं आपको दूसरी बार आपको समझा देती हूँ। सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुएँ को, गंदे धुएँ को छोड़ रही हैं। रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ निरंतर आवाज़ करती हुई दौड़ रही हैं। यानो ही माना निश्चित रूप से अनंत पंक्तियों के बीच संस्मरण माना चलना कठिन हो गया है। ठीक है? मैं सोचती हूँ आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास तीसरा नंबर पे आ रहा है, वायुमंडल भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। अब और भी ये सारे हमें प्रदूषण के बारे में बताया है कि जो कवि हैं हमारे वो बहुत थक गए हैं इस महानगर में रहते हुए जहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और वो इसको माध्यम बनाते हुए, प्रदूषण को माध्यम बनाते हुए वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो भृशम दूषितम, भृशम माना भृशम अत्यधिक दूषित। अब देखिए भृशम माना अत्यधिक, दूषितम माना दूषित वायुमंडल। ये अत्यधिक दूषित माना खराब, अत्यधिक खराब या अत्यधिक दूषित वायुमंडल है। न निश्चित रूप से जल भी निर्मल नहीं है। आप निश्चित रूप से यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसको भी पहले ही माना होता है निश्चित रूप से। ऊपर वाले श्लोक में भी देखिए आया था ही, है ना? ऊपर वाले श्लोक में आया था ही, निश्चित रूप से। ही यहाँ पे भी आया है निश्चित रूप से वायुमंडल अत्यंत दूषित है। निर्मलम जलम न, जल भी निर्मल न माना नहीं है, जल भी निर्मल नहीं है ना? भक्ष्यम, भक्ष्यम माना खाने योग्य पदार्थों में कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित माना गलत वस्तु का मिश्रण किया जाता है, गलत चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो न खाने योग्य चीज़ें हैं उनको मिलाया जाता है ना? समलम धरातलम, समलम, समलम माना समलम माना गंदगी, धरातल समलम, भूमि जो है गंदगी से युक्त है। तो आपको देखिए साथ के साथ आपको मैं अन्वय भी बताती जा रही हूँ। भूमि जो है समलम गंदगी से युक्त है, है ना? गंदगी से युक्त है। करणीय बहि अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम, है ना? बहि अंतर जगति। अब देखिए इसको विभक्त करते हैं, इसमें आएगा बहि, आप समझ रहे हैं? ये देखिए र आया है, र के क्या बनेंगे? विसर्ग, और इस र के हलंत वाले र के विसर्ग बनेंगे तो यहाँ बनेगा अंतः। ठीक है? अंत, इसमें भी ऊपर र है तो इसका मतलब ये विसर्ग आएंगे, और फिर जगति। ठीक है? तो बहि अंतर जगति, बहि माना बाहर, अंतर माना अंदर, जगति माना संसार में। बाहर और अंदर संसार में तो बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए। देखिए फिर एक बार बता देते हैं, ही माना निश्चित रूप से वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया है। जल भी निर्मल न माना नहीं है। भक्ष्यम, खाने योग्य पदार्थों में गलत वस्तुओं का मिश्रण होता है, यानी गंदी वस्तुओं का मिश्रण होता है। भूमि भी समलम, भूमि भी जो है वो गंदगी से युक्त है। संसार के अंदर और बाहर तो हमारे क्या बनेंगे बच्चों? संसार में अंदर और बाहर तो बहुत शुद्धिकरण करणीय मना करना चाहिए। बस जो शब्द बोलते जाते हैं वो शब्द लिखते जाते हैं। आपका अन्वय भी तैयार हो गया, और अन्वय में आपको करना आ जाएगा कि कहीं आपके यहाँ पे 2 पार्ट लिखे होते, 1 पार्ट नहीं लिखा होता तो आपको करना आसान हो जाएगा। देखिए आप इसके साथ-साथ अन्वय करना भी सीख रहे हैं, राइट? तो एक और मैं आपको श्लोक करा देती हूँ इस क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में इन श्लोकों को हम लेकर आएँगे, ठीक है? तो हमारा अब ये कवि ने हमें प्रदूषण के बारे में, अपने महानगर के बारे में बताया है कि किस तरह से हमारा महानगर जो है वो प्रदूषण से प्रदूषित होता जा रहा है। अब नेक्स्ट में वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं, किंचित काल, अब कुछ वो कहना चाह रहे हैं हमसे, किंचित काल नय माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम। तो देखिए अब सबसे पहले इस शब्द का मैं इस शब्दों को विभक्त कर रही हूँ। इस शब्द में पहला आएगा माम, देखिए यहाँ से माम में हलंत लगेगा तो अ बचेगा, तो अस्मात्, अस्मा
देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया है जब न होता है तो त का यहाँ पे न हो जाता है, तो यहाँ पे जब हम अलग करेंगे अस्मात्, फिर नगरात्, ये 3 शब्द निकले। तो कंचित काले नयमाम अस्मात् नगरात् किंचित कालय नहीं बहुत दूर कुछ समय के लिए ले जाओ। यहाँ पे अस्मात् नगरात् बहुत दूरम, बहुत दूर, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, नए माना ले जाओ। अस्मात् माना मुझे, मुझे, नगर से बहुत दूर, कुछ समय के लिए ले जाओ। वो प्रार्थना कर रहा है, वो क्या बता रहे हैं? अस्मात् नगरात्, इस अस्मात् माना मुझको, अस्म इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए, नए माना ले जाओ। ग्रामांतरे निर्जनम नदी, मैं ग्रामांतरे, है ना? ग्रामांतरे गाँव के ग्रामांतरे यानी गाँव का अंत यानी बॉर्डर, है ना? जो शहर का वो कह रहा है मुझे इतना ही ले जाओ जो गाँव का बॉर्डर आ जाए। शहर का बॉर्डर आते ही गाँव आ जाएगा तो उसी जगह तक ले जाओ। तो ग्रामांतरे गाँव के अंत में निर्जन नदी और पैपूरम, पैपूरम होता है सरोवर, पानी से भरा हुआ सरोवर। तो गाँव के अंत में, गाँव के नगर से अंत, नगर का अंत और गाँव के अंते, ग्रामांतरे गाँव के अंत में निर्झर झरने, नदी और पैपूरम, पै माना पानी से भरे हुए सरोवर, पश्यामी माना देखना चाहता हूँ। ये गाँव के अंदर, कि गाँव के बीच में नहीं मिलते नदी झरने, गाँव के साइड में ही मिलते, तो गाँव के बॉर्डर पर, गाँव के अंत में झरने, नदी और पानी से भरे हुए सरोवरों को पश्यामी, मैं देखना चाहता हूँ। एकांतरे कालांतरे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांतरे कालांतरे, अब और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कवि, अपने कविता के माध्यम से, अपने श्लोक के माध्यम से और हमसे बात कहना चाहता है। एकांते कालांतरे, एकांते माना अकेले वन में क्षण भर के लिए मुझे संचरणम स्यात्, घूमना चाहिए। इतना परेशान हो गया है कि वो कह रहा है मुझे कुछ क्षण भर के लिए ही अकेले, एकांतरे कालांतरे, एक वन में क्षण भर के लिए मैं घूमना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा 10-11 यहाँ पे आ जाएगा एकांतरे कालांतरे क्षणमपि क्षण भर भी, क्षणमपि क्षण भर भी, मैं संचरणम घूमना स्यात् माना घूमना चाहता, घुमा घुमा दो, यानी घूमना चाहता हूँ नहीं, घुमा दीजिए, मुझे क्षण भर के लिए घुमा दीजिए। तो फिर से सुन लीजिए बच्चों, इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, है ना? हमसे एक कवि प्रार्थना कर रहा है कि किसी से भी खुले ओपन में प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है कि मुझे नगर से बहुत दूर, मुझे क्षण भर के लिए, समय के लिए ले जाओ। मैं गाँव के अंत में झरने, नदी और पानी से भरे हुए सरोवरों को देखना चाहता हूँ। राइट? तो देखिए आपने बच्चों, मैंने आज इस क्लास में आपको 4 श्लोक सिखाए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी बचे हुए जो श्लोक हैं वो समझा दूँगी। और ये मैं सोच रही हूँ आपको हिंदी इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और फिर इसके बाद मैं एक-एक श्लोक को, क्योंकि हमारे श्लोक जो होते हैं वो पठित पद्यांश के रूप में आते हैं, तब फिर मैं आपको पठित पद्यांश करना सिखाऊँगी, राइट? तो पहले हम इसकी हिंदी अनुवाद सीख लें इस लेसन की, देन हम फिर ये श्लोकों के जो पठित पद्यांश है उसको करना हम सिखाएँगे, राइट? मैं सोचती हूँ खंड ख का सेकंड वाला क्वेश्चन होता है, राइट? तो चलिए हम क्लास को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, समाप्त करते हैं। और मैं सोचती हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। बच्चों, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर कहीं आपको कोई बात नहीं समझ आई है या कहीं डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपने डाउट्स डालिए। क्लास को मेरे से क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको हमेशा, हर समय आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए उत्साहित रहती हूँ। ओके? तो नेक्स्ट क्लास लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगी। मैं जाने से पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास लेके मैं आपके पास बहुत जल्दी आ रही हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके बच्चों, थैंक यू।